Hello students, today we'll discuss about the atomic spectrum topic of chapter atomic structure. जो atomic structure है उसमें जो एक topic है atomic spectrum उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं atomic spectrum को। तो atomic spectrum जैसे कि नाम से इसका पता लग रहा है spectrum of the atom, तो उसके लिए हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। तो स्पेक्ट्रम क्या है आपको पता है, जैसे हम व्हाइट लाइट को, जैसे सनलाइट है, सनलाइट को हम पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो नॉर्मली हमें 7 कलर्स नजर आते हैं। तो वो सनलाइट का, व्हाइट लाइट का क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जिसको मैग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मीन्स व्हाइट लाइट को सेपरेट कर दिया प्रिज्म ने, किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसी सेपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे जो सेपरेशन हो रहा है रेडिएशन का, उसका नाम क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। तो स्पेक्ट्रम क्या है, सेपरेशन ऑफ रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू गेट स्पेक्ट्रम। एक पिक्चर हमें मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। अगर फोटोग्राफिक फिल्म को आप यूज करते हैं, उसके ऊपर अगर आप स्पेक्ट्रम की पिक्चर को ऑब्टेन करते हैं, तो उस पिक्चर का नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम। द पिक्चर ऑब्टेन द फोटोग्राफिक फिल्म इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोग्राम। तो जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, अगर किसी भी सोर्स से, आई सेड किसी भी सोर्स से रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, जैसे मेन जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो लाइट है, वो सन है। तो सनलाइट है, या आपकी एलईडी से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, या मरकरी लैंप से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, या सोडियम लैंप से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, या कहीं से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो कहीं से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उस रेडिएशंस को आपने किस में से पास किया, स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया। तो जो स्पेक्ट्रम आपके पास मिलेगा उसका नाम होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। सो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, व्हेन रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स आर पास थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज, क्या नाम होगा उसका, एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हो स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, तो एक कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन्ड। जब भी व्हाइट लाइट को पास करेंगे आप स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, एक कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन्ड एंड दिस कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जैसे ये व्हाइट लाइट का सोर्स है आपके पास, कोई भी XYZ, ये स्पेक्ट्रोस्कोप का अरेंजमेंट है। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया व्हाइट लाइट को, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस, सेपरेशन ऑफ द लाइट रेडिएशंस टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर आया, जिसको हम वेबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। तो ये आई होप आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पता लग गया। तो इसी तरह से हम करने वाले हैं अभी कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो दूसरा होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में पहली टाइप क्या थी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। दूसरी ओर करेंगे हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम बात कर रहे हैं अब डिसकंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम की। हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किया कि कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर्स आते हैं, जिसको हम वेबग्योर बोलते हैं। अब है डिसकंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हम, मान लीजिए किसी भी सोर्स से आपने, अदर देन व्हाइट लाइट के अलावा किसी दूसरे सोर्स से आपने रेडिएशंस को पास किया। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप की रेडिएशंस को आपने पास किया स्पेक्ट्रोस्कोप में से, तो अंडरस्टूड है 7 कलर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसीज जो 7 कलर्स में है, जो वेबग्योर की है, वो सारी उसके अंदर नहीं है। तो कुछ सिलेक्टेड रेडिएशंस है उसके अंदर, कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ है। तो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसकी लाइट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो
आपको नजर आएगा कलर्ड फॉर्म में, बाकी सब डार्क स्पेस नजर आएगा। तो सोडियम लैंप आपने देखा होगा, जो स्ट्रीट लाइट होती है, बड़ा जो येलो कलर का जो लैंप होता है वो स्ट्रीट लाइट होती है, तो जो येलो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है सोडियम लैंप से। सो व्हेन radiations from source other than white light are passed through the spectroscope, we get some colored lines separated by the dark space। जैसा कि मैंने आपको बताया colored lines मिलेंगी separated by dark space, it is called as discontinuous और line spectrum। क्योंकि lines की फॉर्म में मिल रहा है, continuous नहीं है इसलिए discontinuous, और lines की फॉर्म में मिल रहा है इसको line spectrum बोलते हैं। इसी को हम fingerprint spectrum भी बोलते हैं। It is also called fingerprint spectrum। जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसी तरह से एटम्स को भी हम इस लाइन स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोडियम लैंप सोडियम एटम है, कि मरकरी एटम है, कि हाइड्रोजन एटम है, कि कौन सा एलिमेंट आपके पास है, कौन सा एटम है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इसलिए इसको हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जैसे आपके पास ये सोडियम लैंप हमने ले लिया, सोडियम लैंप से लाइट जनरेट हुई, स्पेक्ट्रोस्कोप में से उसको पास किया, स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास करके फोटोग्राफिक फिल्म पे हमने उसकी पिक्चर को ऑब्टेन किया। तो दो कलर्ड लाइंस हमें नजर आ रही हैं, वन एट 5890 एंगस्ट्रॉम एंड अदर एट 5896 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ दो येलो कलर्ड लाइंस हमें नजर आ रही हैं। ये बीच में जो पूरा स्पेस है ये कैसा है, डार्क, क्योंकि इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ नहीं है, ओनली टू कलर लाइंस आर ऑब्टेन। तो ये हो गया आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी हम बोलते हैं। फिर सेकंड टाइप है स्पेक्ट्रम में, आपको पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी पहले। तो अगर आपके पास व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू पास कर देते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, व्हाइट लाइट को आप पास करते हैं किसी भी XYZ सब्सटेंस के थ्रू, जिसका आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू दी एनी सब्सटेंस, से फॉर एग्जांपल सोडियम, देन सम रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड। कुछ रेडिएशंस क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ रेडिएशंस उसकी ट्रांसमिट हो जाएंगी। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट को हम किसके थ्रू पास करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास करेंगे। और जो हमारे पास पिक्चर आई उसको हम बोलेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि आपने देख लिया, इसमें रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपके पास व्हाइट लाइट है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये सब्सटेंस है, से फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास है। तो कुछ रेडिएशंस को अंडरस्टूड है ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रेडिएशंस इसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगी। अब ट्रांसमिटेड लाइट को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया और ये पिक्चर आपने ऑब्टेन की। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा कलर्ड है और ये दो डार्क लाइन्स है, ये टू डार्क लाइंस नजर आ रही हैं। जहां पे दो कलर लाइंस थी सोडियम के केस में, अब वहां पे डार्क लाइंस हैं, क्योंकि इन रेडिएशंस को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये पूरा का पूरा कलर्ड स्पेस है। सो इन दिस केस वी गेट सम डार्क लाइंस सेपरेटेड बाय द कलर्ड स्पेस। तो इसलिए इसका नाम भी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में रख देते हैं, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इसको भी फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हम ले लेते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके कंपैरिजन में थोड़े कम रिलायबल होते हैं। दैट इज व्हाई दैट इज मोर रिलायबल व्हेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कंसर्न। तो आई होप आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में पता लग गया। आपको जो स्पेक्ट्रम्स हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर एमिशन की दो टाइप्स हमने की, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। जैसे बाकी एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम होता है उसी तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी लाइंस हमें मिलते हैं। मैनी लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। और उसका लॉजिक क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी लाइंस हमें क्यों मिलती हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है, n इज इक्वल टू 1 में है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, और वो एक्साइट हो गया 8th एनर्जी स्टेट में चला गया, तो 8th एनर्जी स्टेट में जाने के बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वापस आने के। तो जैसे मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी लाइंस, मैनी लाइंस, व्हाई मैनी लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन।
तो ये आपके पास मान लीजिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। ये लाइन आप देखिए, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला गया 6th एनर्जी स्टेट में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ। तो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो वापस बैक जंपिंग करना चाहेगा, वापस आना चाहेगा। तो वापस कहाँ आ सकता है वो, यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, वापस इस पोजीशन पे भी आ सकता है और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5th एनर्जी स्टेट, 4th, 3rd, 2nd और 1st एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है। वो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं जिसको हम, n इज इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट। तो वापस, तो इन सब में क्या होगा, इन सभी ट्रांजिशंस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की रेडिएशंस जनरेट होंगी, तो डिफरेंट लाइंस जनरेट होंगी। फिर यहाँ पे जो 5th एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसके पास फिर और ऑप्शंस हो गए। फिर ये 5th एनर्जी स्टेट वाला कहाँ आ सकता है, 4th, 2nd, 3rd, 2nd और 1st में आ सकता है। 4th पे जंप कर सकता है, 3rd पे कर सकता है, 2nd पे कर सकता है और 1st पे कर सकता है। तो और ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे आपको। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल है। उसकी वजह से हमारे पास मैनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन आर ऑब्टेन्ड। और जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस हमें मिलती हैं उनको हम डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीरीज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर रखा है और जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम के ऊपर ही इन सीरीज के नाम है। दीज सीरीज आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स। और ये हमारे पास है सीरीज, लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, रिफंड सीरीज, हेम्फ्री डेवी सीरीज। एक बार फिर से देखिए आप, लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, रिफंड सीरीज एंड हेम्फ्री डेवी सीरीज। तो जो आपके पास लेमन सीरीज की लाइंस हैं वो यूवी रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। मींस उसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे होंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो आपके पास बल्मर सीरीज है जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी वो विजिबल रीजन में है। मतलब हम उसकी रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं उसमें। और बाकी सारी लाइंस है वो इंफ्रारेड रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब N1 और N2 की बात मैं अभी बताऊंगा आपको। ये जितनी लाइंस आपके पास है, जितनी जो रेडिएशंस मिल रही हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला कॉल्ड एज रेडबर्ग्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम रेडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेव नंबर, ये न्यू नॉट आपको पता है, न्यू के ऊपर जो बार लगा दिया हमने इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये आपके पास है। तो आर क्या है यहाँ पे बच्चों, रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम 109677, ये सेंटीमीटर इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है। 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू है आर की, जिसको हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। N1 और N2 की वैल्यूज क्या है, ये ट्रांजिशंस है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में। और N1 की वैल्यू हर एक ट्रांजिशन के लिए फिक्स है। N1 इज फिक्स्ड फॉर ईच सीरीज, हर वैल्यू सीरीज के लिए N1 की वैल्यू फिक्स है। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में इंटू जेड में, और जेड क्या है आपके पास, जेड क्या है बच्चों, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास N1 की वैल्यू हो गई फर्स्ट सीरीज के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ के लिए फोर्थ, फिफ्थ के लिए 5 और 6 के लिए 6। मीन जो सीरीज का नंबर है वही N1 की वैल्यू है। और N2 की वैल्यू क्या है आपके पास, N2 की वैल्यू क्या है, जो आपके पास 2 है उससे लेके इन्फिनिटी तक। N2 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 2 to इन्फिनिटी। तो देखिए मैं बच्चों बता रहा था आपको कि N1 की वैल्यू हर एक सीरीज के लिए फिक्स है, और जो N2 की वैल्यू है वो जहां N1 की वैल्यू एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए खत्म होगी उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ध्यान से सुना आपने, N1 की वैल्यू जहां पे खत्म हो रही है एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए, जो N1 की वैल्यू है उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाएगी।
तो n1 की वैल्यू 1 है, तो n2 की वैल्यू 2 से लेके कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक। अब n2 की वैल्यू आपके पास, n1 की वैल्यू बल्मर सीरीज के लिए 2 है, तो n2 की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। और फिर आपके पास, इसको मैं डिमार्केट कर लेता हूं यहां पे ताकि इसमें मिक्स ना हो। तो n3 जो आपके पास है ऑस्टन सीरीज, उसके लिए n1 की वैल्यू 3 है, तो n2 की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी तक। इसमें 5 टू इन्फिनिटी, 6 टू इन्फिनिटी, 7 टू इन्फिनिटी आपके पास n2 की वैल्यूज है। तो इस तरह से आप n2 की वैल्यूज लिख सकते हो। और जैसे आपके पास लेमन सीरीज के लिए कोई बोलता है तो लोअर लिमिट होगी ये और अपर लिमिट होगी ये, इसको लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। मींस इससे ऊपर कुछ नहीं है आपके पास। तो इसलिए हमने लिखा हुआ भी है कि अगर n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इट बिकम्स द लिमिटिंग लाइन, तो ये लिमिटिंग लाइन हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं फिर, अब जैसे हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के केस में Z मीन्स एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा, Z खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से हम वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं हम यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप आपको हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। उन लाइंस को हम वेरियस सीरीज में डिवाइड करते हैं, नेम करते हैं आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को हम रेडबर्ग्स फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 की वैल्यू सभी केसेस में फिक्स है, जो सीरीज का नंबर है वही n1 की वैल्यू है। n2 की वैल्यू जहां n1 आपका है उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो इस तरह से आपके पास n2 की वैल्यूज हैं। तो ये सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं इसका यूज करके। थैंक यू।